नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम कुछ ऑफ टॉपिक्स को बहुत इलेबोरेट मैनर में डिस्कस करने की और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है डेट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। इसके लिए मैंने ऑलरेडी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, माइंड मैप आप लोगों के लिए बना दिया है। अब आपको सिर्फ करना ये है कि इसको एक बार मेरे साथ पूरा पढ़ना है और आपकी मेंस आंसर राइटिंग का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे आंसर भी रेडी होगा, आपको हर चीज़ पता भी होगी और आप किसी को एक्सप्लेन भी कर पाओगे। सबसे पहले क्विक रिव्यू दे देता हूं कि हम इस लेक्चर में पढ़ के समझने क्या वाले हैं और किस तरीके से आपको माइंड मैप मिलने वाला है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी डेफिनेशन में जो कुछ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। इसके बाद में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, दैट इज ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि कन्वेंशंस के हिसाब से कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे कि स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, सीरियस क्राइम, ट्रांस ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम, इनका मतलब क्या होता है, इनको बहुत इलेबोरेटली समझेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे लिंक्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो टेररिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से उससे बेनिफिट उठा रहे हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक अभिन्न अंग बन गया है टेररिज्म का। हम लोग यहाँ पे बॉम्बे ब्लास्ट जैसी कुछ केस स्टडीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से लेक्चर पूरा खत्म होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया, इसकी कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज मानती हों। तो ये तो बिल्कुल टेररिज्म जैसी बात हो गई। टेररिज्म पे भी आज तक सारे देश एक डेफिनेशन पे नहीं आ पाए, मगर फिर भी इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मल डेफिनेशन जिसके थ्रू हम इसको पढ़ते हैं वो यहाँ पे बताई गई है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब होता है एक स्ट्रक्चरल ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चरल ग्रुप होता है ये जनरली 3 या उससे ज़्यादा लोगों का होता है, जो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से काम कर रहा होता है, एग्जिस्टेंस में होता है, और इसका एम या ऑब्जेक्टिव होता है कुछ सीरियस क्राइम्स या ऑफेंसेस को कमिट करना, जिसका फाइनल एम या तो फाइनेंशियल या किसी अदर तरीके का मटेरियल बेनिफिट हो सकता है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हालांकि मैंने यहाँ पे सब एक साथ लिख दिए हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, पोर्नोग्राफी, साइबर क्राइम, हैकिंग। FICN का फुल फॉर्म होता है फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो कि आजकल कश्मीर में मिल रहे हैं, गैम्बलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइनिंग माफिया। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं इसमें क्या आता है, जैसे गैम्बलिंग हो गई जो बहुत टाइम से चल रहे हैं, रॉबरी, ब्लैकमेलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा। जो नॉन ट्रेडिशनल है या जिनको मॉडर्न भी कह सकते हो आप, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण आए हैं, या मैं यूँ कहूँ ग्लोबलाइजेशन के कारण आए हैं, जो हमारे अलग अलग नेटवर्क्स डेवलप हो रहे हैं आज ग्लोबलाइजेशन के बाद में, उसके कारण आ रहे हैं, जिसमें आपको फेक इंडियन करेंसी नोट्स, हवाला ट्रांसफ़र, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, आपका दिमाग थोड़ा सा चल रहा होगा कि ये दो चीज़ें अलग कलर में क्यों लिखी हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला, राइट। ये इसलिए अलग कलर में लिखी हुई हैं क्योंकि इन पे भी इंडिविजुअल वीडियोस बने हुए हैं, बोथ फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग एंड द हवाला ट्रांजैक्शन। ये दोनों ही इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइज क्राइम का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहो तो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन, इन दोनों वीडियोस को जरूर विजिट करना। यू विल श्योरली अप्रिशिएट दोज वीडियोस, हमने उसमें बहुत मेहनत की है। क्लियर। चलिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि आफ्टर द टेक ओवर ऑफ द तालिबान ऑफ अफगानिस्तान, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं कि तालिबान जिस एरिया को आज हथिया के बैठा है, इट अप्रॉक्सीमेटली हैज़ रिजर्व और ट्रांसपोर्ट्स 85% ऑफ द ड्रग्स वर्ल्ड वाइड एंड डेट टू पर्टिकुलरली इंडिया। वहीं आर्म्स ट्रैफिकिंग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2015 का हमें पेरिस अटैक देखने को मिलता है। इस तरीके से
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफरेंशिएट या क्लासीफाई किया जाता है। खैर, इसके बाद में दोस्तों अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया में हम कन्वेंशंस के हिसाब से चलें तो अलग अलग कन्वेंशंस में कुछ चीज़ों को डिफाइन किया गया है, जैसे स्ट्रक्चर्ड ग्रुप जो होता है वो किसे कहा जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है तो हमें जनरली ये ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में एक फॉर्मल हायरार्की होगी, राइट, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो परमानेंट होते होंगे, किसी तरीके का एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड ग्रुप जब भी आए आपको ये समझना है कि इसमें फॉर्मल हायरार्की की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, साथ ही इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको कंटिन्यूएशन में रहें ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद सीरियस क्राइम को कन्वेंशंस कैसे डिफाइन करता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल हो एटलीस्ट 4 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट में। इसके बाद आता है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर एक क्राइम एक स्टेट से ज़्यादा में कमिट हुआ है तो वो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में काउंट होगा। या फिर अगर कोई क्राइम एक स्टेट में कमिट हुआ है सिर्फ, मगर उसकी प्रिपरेशन किसी दूसरे स्टेट में हुई है, जैसे मान लीजिए भारत में क्राइम कमिट हुआ मगर उसकी प्रिपरेशन पाकिस्तान से हुई थी, तो वो भी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो क्राइम है वो हमारे इंडिया में हुआ मगर उसकी प्लानिंग पाकिस्तान से हुई या अफगानिस्तान से, तो ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाएगा। इसके बाद में अगर क्राइम कमिट हुआ है किसी एक स्टेट में, मतलब कि जैसे मान लीजिए भारत में, मगर उसमें एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप इन्वॉल्व है जिसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एक स्टेट से ज़्यादा में चलती है, तो वो भी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में क्या लिंकेज है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए सबसे पहले कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में डिफरेंस होता है, जब जाके आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि पैसा कमाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, पोर्नोग्राफी, साइबर क्राइम, हैकिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब से जो क्राइम करके गलत तरीके से क्या करने की कोशिश की जा रही है, पैसा कमाने की, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव हुआ, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हुआ, किस चीज़ का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। मगर वहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खैर आज तो सरकार बनी बैठी है मगर फिर भी आप सब जानते हो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। जो करंट गवर्नमेंट है उसको हटा के अपना राज स्थापित करना। उनका जो मीन्स था, एक होता है मीन्स, मतलब किस तरीके से ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जाएगा। जैसे हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, ऑब्जेक्टिव है, मीन्स क्या है, पढ़ना, न कि चीटिंग करना ब्लूटूथ लगा के, राइट। तो यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वायलेंस यूज़ करती हैं, हिंसा करती हैं और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती हैं। मगर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप्स, ये नॉन वायलेंस की तरफ जाते हैं, मतलब ये फॉलो तो गांधी जी की फिलॉसफी को करते हैं मगर करते गलत काम के लिए। अब ये नॉन वायलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि ध्यान से सोचने की कोशिश करो, इनको अगर ड्रग ट्रैफिकिंग करनी है, आर्म्स ट्रैफिकिंग करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग, तो चिल्ला चिल्ला के या गन दिखा के थोड़ी कर सकते हैं, इनको चुपचाप ही करना पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपने समझा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में क्या डिफरेंस होते हैं। आपने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जाती है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ब्लैक मनी। जो एक ब्लैक मनी होता है वो एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम करता है। ये नॉन वायलेंस का सहारा लेके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अपना फुलफिल करते हैं। वहीं जो टेररिस्ट होते हैं, ये टेररिज्म, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये वायलेंस का यूज करके अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना। अब बात आती है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि मैं तालिबान का हेड हूं, तो दोस्तों मुझे तो टेरर फैलाने से मतलब है ना। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति मेरे सामने नतमस्तक हो जाए। तो मुझे टेरर फैलाने के लिए क्या चाहिए बताओ, मुझे चाहिए आर्म्स और एक्सप्लोजिव। अब ये जो आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स होते हैं ये मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं मान लो अफगानिस्तान में बैठा हूं, अबोटाबाद में बैठा हूं, पाकिस्तान में, कुछ भी मान सकते हो। अब आप समझो कि मुझे वहां पे आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स चाहिए, तो मुझे कौन ला के देगा, या मैं किसके नेटवर्क के थ्रू मंगवा सकता हूं, तो मैं इनकी हेल्प ले सकता हूं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ह्यूमन की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, पूरा इनका एक माफिया चल रहा है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, आर्म्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो इनका तो नेटवर्क बहुत गजब का है, अफगानिस्तान में भी, भारत में भी। तो अगर मान लो कि मैं भारत में अपने किसी आदमी को अफगानिस्तान में बैठे बैठे बिटकॉइन के थ्रू पहुंचाना चाहता हूं आर्म्स,
तो मैं पहुंचा सकता हूं इनके नेटवर्क को यूज़ करके। तो एक्चुअल में यही होता है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, टेररिस्ट को आर्म्स और एक्सप्लोजिव स्मगल करके देते हैं, और इन रिटर्न ये भी थोड़ा सा एडवांटेज, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए ना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या करते हैं, इन एक्सचेंज डायमंड्स ले लेंगे, गोल्ड्स ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। और टेररिस्ट को पैसे की तो कमी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे आज जो अफगानिस्तान में टेररिस्ट है, उन्होंने किस पे कब्जा किया हुआ है, ऑयल रिजर्व्स पे। साथ ही वो बहुत तरीके के टैक्स वसूलते हैं कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारी कंट्रीज इन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट भी करती है। जैसे अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे राइवल चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, जिसके थ्रू टेररिस्ट को पैसे मिलते हैं। तो वो पैसा ये ऑर्गेनाइज क्राइम को दे देते हैं, और ऑर्गेनाइज क्राइम से नेटवर्क को यूज़ करके अपने ऑपरेशंस भी कंडक्ट करवा लेते हैं कभी कभी, और स्मगलिंग भी करवा लेते हैं आर्म्स की। आपको समझ में आई बात? तो आपको अब समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म में लिंक क्या है। तो आपने समझा कि टेररिस्ट जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं खुद को फाइनेंशियली इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू। अब ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि आजकल टेररिस्ट जो हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कूद रही हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू चुपके चुपके पैसे कमाते रहते हैं और खुद को फाइनेंशियली वायबल रखते हैं। मतलब कि अब जैसे मान लो वापस से कि मैं तालिबान का हेड हूं। अब अगर मुझे अपनी संस्था को चलाना है तो मुझे लोगों को खाना भी खिलाना पड़ेगा, आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव भी देने पड़ेंगे, सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो जैसा मैंने बताया कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है चाइना पाकिस्तान से, मगर मैं चाहता हूं कि मुझे किसी का भी सपोर्ट ना लगे, मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट आदमी जैसे काम करना चाहता हूं, स्वाभिमान से, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मुझे किसी की भी हेल्प ना लेनी पड़े। तो मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? तो मुझे पैसे मिलेंगे जब मैं एक और अपनी संस्था खोलूंगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, जिसको मैं बोलूंगा कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करो, जिसको मैं बोलूंगा कि तुम आर्म्स को इधर उधर सप्लाई करो, किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसा लाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, हवाला ट्रांजेक्शन करो, मैं सब में सपोर्ट करूंगा, मुझे बस पैसा चाहिए। तो होगा क्या, अपने आप को फाइनेंशियली वायबल बना लूंगा मैं। तो इसी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आजकल अपने आप को फाइनेंशियली वायबल बना रही हैं, और साथ ही साथ ये सेम स्ट्रक्चर नेटवर्क पे काम करती हैं जैसा कि ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का वो लगभग सेम होता है, एक ही तरीके से काम करते हैं। इसी के साथ दोनों ही ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म वहाँ पे उन एरियाज़ में ऑपरेट करता है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत कम है, या मैं यूँ कहूँ लॉ एनफोर्समेंट बहुत वीक है, या ओपन बॉर्डर्स हैं। आप जहाँ पे भी अगर देखोगे तो आपको ये कॉमन सिचुएशन मिलेगी। मतलब आपने ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ ली और डिफरेंसेस भी पढ़ लिए। साथ ही अभी तक आपने ये भी पढ़ लिया कि कन्वेंशंस में किस तरीके से ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया है, और साथ ही आपने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिस कारण से ये नेक्सस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और आज हमारे लिए एक सरदर्द बन चुका है। जैसा मैंने बताया, स्टेट सपोर्ट, आज चाइना पाकिस्तान सपोर्ट दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्लोबलाइजेशन जितना एडवांटेजियस है, जितना हम उसको सपोर्ट करते हैं, ट्रेड विदाउट बॉर्डर्स, वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू डाइल्यूट द बॉर्डर्स बिटवीन टू स्टेट्स सो दैट द ट्रेड कैन मूव फ्रीली। मगर इस ग्लोबलाइजेशन के कारण ही आज हमारा डार्क वेब बढ़ा है। साथ ही आज जो एक वर्चुअल करेंसी का उदय हुआ है, बिटकॉइन, डिजीकॉइन, इसके थ्रू हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होती है वो देख नहीं पाती कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वो पैसा इस जगह लग जाता है। साइबर स्पेस की अगर हम बात करें तो ये आज अनकंट्रोल मैनर में चल रहा है। डार्क वेब के थ्रू आज कौन सी ऐसी आर्म्स एंड एम्यूनिशन से जो नहीं मिल रहा। क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों डार्क नेट, डार्क वेब के बारे में आप सब जानते हो। अगर नहीं तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। अब आपको करना ये है, डार्क वेब बुद्धि एकेडमी टाइप करो, बहुत ही छोटा सा एक वीडियो मिलेगा, उसको देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि डार्क वेब क्या होता है। इसके बाद में आज हमारी सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी है। आज क्या, शुरू से है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है इसको मैनिपुलेट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, और यूथ को पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस करके अपने साथ मिला लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसके बाद इंटरनल सपोर्ट, इसको बोलते हैं ना कहावत, घर का बेदी लंका ढाए। तो ये वही घर का बेदी है जो इंटरनल सपोर्ट करके इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट करता है। इसके बाद मिस गवर्नेंस, ये बेसिकली कुछ हमारे पॉलिसीज इश्यूज हैं जिसमें लैक्यूनाज हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिस कारण से हम इनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे। और टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट, जिस स्पीड से हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे हैं उस स्पीड से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन पे विजिल रखती हैं वो नहीं कर पा रही। तो इंडिया और नेक्सस के बीच में क्या रिलेशन है या किस तरीके से नेक्सस इंडिया में काम करता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं। जैसे पंजाब में उड़ता पंजाब मूवी आपको याद आ जानी चाहिए। किस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है, जहाँ एक बच्चा ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है। कश्मीर में आपने बहुत सारी फेक इंडियन करेंसी नोट्स, हवाला ट्रांजेक्शन्स के थ्रू पैसा आता था, हम सब जानते हैं। गिलानी या जो भी ऐसे हुर्रियत मेंबर्स हैं ये सब हम जानते हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो कि सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट को हवा देते हैं। सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है जो भारत से अलग होने की बात करें। बांग्लादेश में हम जानते हैं कितने मासिव लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इसी कारण से हमें असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लाना पड़ा। मुंबई आज एक फाइनेंशियल कैपिटल है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। दाऊद इब्राहिम को आज कौन नहीं जानता, क्लियर। इसके साथ में इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, आप सब जानते हो। नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। किसी भी देश को सॉवरिन रहने के लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है, जिसमें ये हैम्पर है। हमारा यूथ आज एक गलत दिशा में जा रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम चेरिश करते हैं और हम बताते हैं कि किस तरीके से वी विल सरपास चाइना वेरी सून, तो अगर हम इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाए तो हमें कभी भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो हमारा बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी करप्ट हो जाता है और क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस बन जाता है। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट में भी इनकी आवाज़ पहुंच जाए और इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस डेवलप हो जाए, इसलिए इसको रोकने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम इस इशू को टैकल कैसे कर रहे हैं, आपको कुछ ये पॉइंट्स लिखने होंगे वहाँ पे। तो आपको लिखना है कि हर स्टेट में हम एंटी नार्कोटिक सेल बना रहे हैं, UAPA। इसके बारे में तो आप सब जानते ही हो किस तरीके से इस लॉ ने भूकंप मचा रखा है भारत में। चलिए इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में जो भी जानकारी आपको है UAPA के, बिना देखे आप नीचे कॉमेंट में लिख के बताइए। इसके बाद में नेट ग्रिड भी एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, जिसमें एक माउस क्लिक पे सारा डाटा आ जाए। कुछ इस तरीके का हम नेटवर्क ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगे, आपके ट्रेन रिजर्वेशन कितने की आपने, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, मोबाइल कॉल की डिटेल्स, फ़ोन कनेक्शंस। तो इस तरीके से हम निगरानी रख पाएंगे। इसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ला के हमने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश करी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत हमने एक संस्था बनाई जो पर्टिकुलरली ऐसे इंटरनेशनल क्राइम्स को पर्टिकुलरली देखेगी और कोशिश करेगी इस इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इशू को सॉल्व करने की। और फाइनली अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन की हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ये वही टास्क फोर्स है। और साथ ही सप्रेशन ऑफ फाइनेंसेस ऑफ टेरर 1999 के जो एक्ट्स हैं, इसके थ्रू हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस और भारत में इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का लेक्चर आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। ऑल्सो डू मेंशन द कमेंट हाउ यू लाइक दिस लेक्चर, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर lectures for you, and if you really like this, which I feel, so you must share with your friends, might they also need, and like if you share with them. In the end, keep shining, have a good day.